गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं मैनेजमेंट का टॉपिक लेने जा रही हूँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ सेंड कर रखी है उसको एक्सप्लेन करूंगी आपसे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग मैनेजमेंट का। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? नेगोशिएशन विच इज यूज्ड बाय द एम्प्लॉयज टू वर्क विद द एम्प्लॉयर्स। अब ऑब्वियसली दो जने होते हैं एक कंपनी में। जब अपन कंपनी की बात कर रहे हैं, अपन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में अपन डील कर रहे हैं वर्कर्स को और मैनेजमेंट को। अब जब वर्कर्स की बात कर रही हूँ तो वर्कर्स कौन? जो नौकरी लेने वाला, और ऑब्वियसली मैनेजमेंट कौन? जो नौकरी देता है। तो ऑब्वियसली जब मैं जो नौकरी दे रहा है मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो उनको एम्प्लॉयर्स कहते हैं, जो नौकरी लेता है उनको एम्प्लॉयज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन क्या होता है? एक एग्रीमेंट है, एक सेटलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप कहते हो ना तेरी ना मेरी बीच की बात है ना। तो अपन ऐसे ही एग्रीमेंट में लैंड अप करते हैं। तो ये क्या है? एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ कुछ चीजें वो लोग कुछ इश्यूज को वो लोग लेके आते हैं और उसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं दो जनों का नाम ले रही हूँ तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है। पहली पार्टी होती है एम्प्लॉयज की, दूसरी पार्टी होती है एम्प्लॉयर्स की, ठीक है। अब इश्यूज क्या होते हैं जो जनरली डील होते हैं इसमें? जो इश्यूज है ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है, नौकरी करने वाले ये एम्प्लॉयज है ना। इनके इश्यूज होते हैं आवर्स, वेजेस, बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशन। आवर्स तुमको पता है ऑब्वियसली वर्कर्स जो है वो आवर्स को डिसाइड करते हैं, है ना। और ह्यूमन सेन के बारे में बोला जाए तो अपन कहते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा की नौकरी अपन किसी से नहीं करवाते हैं। इन द सेम वे अपन वर्कर्स को भी ड्यूटीज डिसाइड करवाते हैं। ऑब्वियसली उन लोगों से नेगोशिएट करवाते हैं, उनसे डिसाइड करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बिल्कुल तैयार है या नहीं इससे। नेक्स्ट है वेजेस। अब तुम लोग को पता है हर पर्सन के वेजेस उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस उनके सेटलमेंट के हिसाब से या उनके पोस्ट के हिसाब से डिसाइडेड है। तुम लोग को ये भी पता है कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लोग बैठे हैं ऑब्वियसली उनके वेजेस जो है वो ऊपर से नीचे तक वैरी करते हैं, है ना। तुम लोग को पता है सबसे ऊपर वाले पोस्ट में जो होता है उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा रहती है, सबसे नीचे वाला कह सकते हैं क्लास 4 वर्कर्स उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पे अपनी अपनी एक यूनियन रहती है, वो डिसाइड करती है कि किस वर्कर की कौन सी जॉब रहेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा और वेजेस रहेंगे। तो ऑब्वियसली ये भी एक एग्रीमेंट के थ्रू ही साइन होता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। इनके बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं। आप कहते हो कलेक्टिव बार्गेनिंग में बेनिफिट्स अपन डिसाइड करते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा ईएसआई फैसिलिटीज, है ना, जिसमें अपन कहते हैं कि ईएसआई के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को उनके हॉस्पिटल्स में फ्री चेकअप्स दिया जाए, उनको कार्ड बांट दिया जाता है, वो वहां पे जाके हेल्थ चेकअप करा सकते हैं और उनको कोई कॉस्ट नहीं होता है, कोई पैसा नहीं लेता है उनसे, isn't it? तो ये उनके बेनिफिट्स है। तो ऐसे बेनिफिट्स एक मैनेजमेंट के साथ में थ्रू एग्रीमेंट अपन साइन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वर्किंग कंडीशन। अब तुमने सुना होगा हर एक एनवायरमेंट में, हर एक कंपनी में ऑब्वियसली अपन जानते हैं इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है मैन और विमेन को। तो वहां पे विमेन्स भी वर्क कर रही है। तो कुछ कुछ विमेन्स ऐसी होती है जो मैटरनिटी लीव चाह रही है या फिर मैटरनिटी के बाद आके ज्वाइन करती है। इन लोगों को क्रच जैसे एनवायरमेंट या बेनिफिट्स दिया जाए या कंडीशंस दिया जाए। इसमें क्या होगा, जहां पे वो कंपनी में काम कर रही है उसके साथ साथ एक छोटा सा क्रच एरिया दे दिया जाए जहां पे वो अपने बच्चे को जाके फीड करा सकती है, isn't it? तो ये सब भी थ्रू सेटलमेंट, थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग डिसाइड होती है। तो ये सारी चीजें जनरली अपन डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग के दौरान। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, ये जो एग्रीमेंट पीरियड होता है अपन कहते हैं मम्मी कितने पीरियड के लिए रहता है? तो ये पीरियड जो अपन डिसाइड करते हैं वो है 3 साल। 3 साल के लिए एग्रीमेंट पीरियड एक पेपर में लिख दिया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जाता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए जाते हैं। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए जाते हैं इसका मतलब वो स्टैंडर्ड सेट है ना। अब वो स्टैंडर्ड सेट है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत सारी चीजें आ रही है, उसको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, उसको कोई खराब नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा कि बॉन्डर वर्कर्स जो होते हैं अगर वो बॉन्ड को तोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो कुछ पेमेंट करते हैं, isn't it? उसके अलावा उनको एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है, जिस नोटिस पीरियड में उनको फ्री में काम करना पड़ता है और उनकी जो सैलरी है उस महीने की वो कंपनी ले लेती है। तो ये क्या है? ये सारा एग्रीमेंट के अंदर आता है, isn't it? तो ये जो एग्रीमेंट साइन होता है वो 3 साल के लिए साइन होता है, उसके बाद वापस रिन्यूअल होता है ऐसे एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्योंकि आप डेफिनेशन जानना चाह रहे हो तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ बार्गेनिंग विद द रेफरेंस टू वेजेस, work practice or other benefits by the employees in collective group with management। तो वही मैंने जैसे बताया रेफरेंस टू वेजेस, एम्प्लॉइज अपने रेफरेंसेस, उनके रेफरेंसेस क्या हुए? उनका वेजेस, उनके पैसे, है ना, उनके खर्चे। वर्क प्रैक्टिस कि भैया हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग सपोज अगर कोई कंपनी की बात करूं जहां पे हजार्डियस
एनवायरमेंट से वो एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज तुम लोग को पता है वो लोग एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स डस्ट, तो उन लोगों को स्पेशल जैकेट्स दिया जाए। तो ये वर्क प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस होना बहुत जरूरी है कि वर्क जैकेट्स मिलेंगे आपको, है ना, आपको कंपनी ये प्रोवाइड करेगी, ये यूनिफॉर्म दिए जाएंगे जो कि बकायदा आपको 2 सेट दिए जाएंगे पूरे साल भर के। ये वर्क प्रैक्टिस के अंदर आता है ये सब कुछ, ये एग्जांपल कोट किया है मैंने। नेक्स्ट अदर बेनिफिट्स, कोई अदर बेनिफिट जिसमें अभी बताया ईएसआई हॉस्पिटल्स में फ्री चेकअप्स, ठीक है, तो इन वर्कर्स को दिया जाता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रैक्टिस के अंदर में आता है, और इसी को अपन कह सकते हैं क्या, एक एग्रीमेंट जो कि साइन होता है इन सारी चीजों के ऊपर बाय एम्प्लॉयज टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, है ना, एंड टुवर्ड्स मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब क्योंकि फीचर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली डेफिनेशन से हमेशा से फीचर अपन कह रहे हैं ना फिजिकल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डेफिनेशन से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकलते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कि कलेक्टिव प्रोसेस है। कलेक्टिव प्रोसेस जैसे मैंने अभी बताया 2 पार्टीज इंवॉल्व होती है, जिसमें अपन कहते हैं एक एम्प्लॉयज और एक एम्प्लॉयर, isn't it? तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, है ना, ये 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। ऑब्वियसली ये पार्टी क्या करती है, पहले तो डिसाइड करती है कि वर्क एनवायरनमेंट क्या रहेगा, है ना, 2 अपने अपने रिसर्च करेंगे कि भैया किस प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना है हमें, ठीक है। उसके बाद दोनों के एक्सपर्ट्स आके कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए बैठेंगे, इश्यूज को डिस्कस करेंगे, फाइनली वो ऑल्टरनेटिव चीजों को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस दिखाएंगे, और उसके बाद फाइनली वो एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे जिसमें उनका दोनों के व्यूज जो है वो कॉमन व्यूज हो, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं कलेक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट है बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट पार्टिसिपेट्स, है ना, जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में वर्कर और मैनेजमेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कहा था 2 पार्टी कहलाता है ये, है ना। नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, है ना, जिसमें अपन कह सकते हैं ये प्रोसेस क्या होता है, एक साइकिल की तरह चलता है। आपने नर्सिंग प्रोसेस सीखा है ना, जिसमें आप क्या करते हो, असेसमेंट के बाद आप लेते हो डायग्नोसिस, उसके बाद गोल डिसाइड करते हो, उसके बाद प्लानिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर रैशनल, फिर इवैल्यूएशन और फिर से वापस असेसमेंट। इसका मतलब ये एक साइकिल की फॉर्म में चल रही है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ईयर्स मैंने ऑलरेडी बताया 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वापस नई एग्रीमेंट साइन होती है। और नए एग्रीमेंट कोई कंपलसरी नहीं है कि पुराने एग्रीमेंट के बेसिस पे हो सकता है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ नए एग्रीमेंट साइन होंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस है। जब मैं फ्लेक्सिबल की बात कर रही हूं इसका मतलब ये है कि कोई कंपलसरी नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन 3 साल के बीच में कभी चेंज नहीं होंगे। वो जैसे यूनियन चाहेगी कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक यूनियन बना लिया, गुट बना लिया, और वो चाह रहे हैं कि आप चेंज, तो वो चेंज जो है अगर उनको सही लगता है और दोनों पार्टी को सही लगता है तो वो चेंज उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाया जा सकता है इन 3 साल के पीरियड में, दोनों के रजामंदी से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल के अलावा ये डायनामिक है, चेंजेस आर पॉसिबल। नेक्स्ट जो है दैट इज मेथड ऑफ पार्टनरशिप ऑफ वर्कर्स। एक पार्टनरशिप है, अपन कहते हैं ना कि मैनेजमेंट से पार्टनरशिप करना मतलब उनसे भी कुछ चीजें मनवा लेना और अपनी बातों को भी सुलझा लेना, isn't it? अपन क्या कहते हैं आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, जिसमें 50-50 दोनों की सुन लेना और फाइनली एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाना। तो इतना समझ आ गया ये फीचर्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। 3 इंपॉर्टेंस है, एक तो है सोसाइटी के प्रति क्या इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, दूसरा इंपॉर्टेंस है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज के प्रति उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा, कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयज के लिए कैसे फायदेमंद रहा, है ना, और तीसरा है कलेक्टिव बार्गेनिंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर्स, उनके लिए कैसे फायदेमंद रहा। तो 2 पार्टी इन्वॉल्व है तो उनके लिए इंपॉर्टेंस, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए, क्योंकि जब बात कर रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की तो वो कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द टॉपिक इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी। अब मैंने उस दिन बताया, मैंने जैसे बताया तुम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी में सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पीस इन द कंट्री। अब इसमें क्या है, ऑब्वियसली 2 इंडस्ट्रीज एक ही प्रोडक्ट के लिए, आपने देखा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई है। आप जो फार्मास्यूटिकल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा भाई मैनकाइंड जो है वो हाइड्रोक्लोरोक्विनिन प्रोड्यूस कर रही थी और अपन एक्सपोर्ट कर रहे थे। इन द सेम वे ये मैनकाइंड अकेला वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि ये एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज और गई जैसे सिप्ला, ये अबॉट, ये सारी कंपनीज क्या है आपस में फाइट करने लगे कि हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो है वो हम लोग भी प्रोड्यूस करते हैं और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में हम लोग को भी मौका दिया जाए अर्निंग का और हम भी सेंड कर पाए। तो ऐसे डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रीज के बीच में अकर होते हैं। तो अगर अपन एग्रीमेंट साइन कर लें, है ना, अगर अपन कलेक्टिव बार्गेनिंग साइन कर ले और गवर्नमेंट पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगर एक ही कंपनी को दे दे तो बिटवीन द इंडस्ट्रियल कंपनीज जो है
वो फाइट अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इसलिए भी कराया जाता है। एग्रीमेंट में एक इंसान को अपन अपॉइंट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंपनी से खरीदा जाएगा और आपका जो माल खरीदा गया है उसी को हम एक्सपोर्ट करवाएंगे, isn't it? तो इससे क्या होगा, दूसरी अदर कंपनीज जो है वो बार्गेन नहीं करेगी, वो लड़ाई नहीं करेगी, वो फाइट नहीं करेगी और आपस में जो डिस्प्यूट्स है इंडस्ट्रीज के बीच में वो अपन अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस जो है, रिड्यूसेस द ऑब्स्टिकल टुवर्ड्स द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बताया, अगर एक ही कंपनी को अपन दे दें ये चीज एक प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे क्या होगा, अपनी जीडीपी की तरफ भी इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट आएगा, isn't it? और कहीं ना कहीं अपना इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जो अपनी इंडिया या फिर एनी अदर कंट्री जो फेस कर रही है उसमें एक डिफरेंस आएगा, एक चेंज आएगा। जब कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक पर्टिकुलर कंपनी को, अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसने ले लिया, अब वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो अर्न कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स इट्स कंट्री, isn't it? तो इस तरीके से आपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट आप कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द वर्कर्स इज चेक्ड, है ना। आप कह सकते हो कि अपन डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि अपन कहते हैं कि मेल फीमेल को इक्वल वेजेस दो, तो इक्वल वेजेस कब देते हैं अपन, जब अपन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, जो इंसान फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसा भी सुना होगा तुम लोगों ने, जो पहला आया वो बंदा अपने हिसाब से बात कर लिया, दूसरा जो आया वो अपने हिसाब से बात कर लिया, तो वेजेस में डिफरेंस आया, बल्कि काम तो दोनों का एक बराबर है, isn't it? तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये बोल रहा है कि एक ही पोस्ट में बैठा हुआ इंसान, भले वो मेल हो फीमेल हो, दोनों एक ही पोस्ट पे बैठे हैं, तो उनको दोनों को वेजेस इक्वल मिलेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लेगा, क्लियर कर देगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। समझ आ गया। नेक्स्ट, ये रेगुलेट्स द कंडीशन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली कलेक्टिव बार्गेनिंग में तुमने देखा होगा कि सारे कंपनीज जो है सारी फैसिलिटीज नहीं देते हैं, कंपनीज कभी कभी क्या करती है, मक्कारी खा जाती है, isn't it? तो उस केस में क्या हो सकता है कि अपन कह सकते हैं कि कंपनीज जो है जो फैसिलिटीज उनको उनके वर्कर्स को देनी थी वो फैसिलिटीज उसने खींच ली। तो ऐसी फैसिलिटीज जो उसने खींच ली है उस सारी चीजों को चेक कर सकते हैं अपन ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको एनवायरमेंट ऐसा दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर दिया जाएगा, आपके लैपटॉप्स दिए जाएंगे, आपको चेयर दिया जाएगा, आपको फ्री वाईफाई दिया जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो ये सारे अगर प्रोवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रहे हो और इस केस में वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में फाइट नहीं रहेगी। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो क्लियर कर देता है सोसाइटी की तरफ। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फायदा रहेगा एम्प्लॉयर्स को, तो एम्प्लॉयर्स का क्या फायदा रहेगा, इंडिविजुअल वर्कर्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड एट दी बार्गेनिंग लेवल। हर बार्गेनिंग लेवल पे एक एक पर्सन का इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो है वो अगर एक बल्क में आ रहा है तो उसको सॉल्व कर देगा, है ना। अगर एक पर्सन एक चीज लेके आ रहा है, दूसरे पर्सन सबकी अलग अलग ना सुन के वो एक साथ एक बंडल अप करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, एक समाधान दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर टर्न ओवर टू दी मैनेजमेंट। तुमने सुना होगा रिसेशन के बारे में। रिसेशन क्या होता है, एक साथ वर्कर्स को निकाल दिया गया है ना। अभी बहुत कॉमन है, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारा रिसेशन हुआ है, बहुत सारी कंपनीज है 200-300 वर्कर्स को एक साथ निकाल दिया है। तो ये टर्नओवर पीरियड जो है, ये टर्नओवर पीरियड्स को अपन अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दें। उन लोगों को बोल दें कि भाई हम लोगों ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप हमको निकाल नहीं सकते हो और कंपनीज भी हम लोग को कोई रिसेशन नहीं देगी, निकाल नहीं सकेगी। तो इससे क्या होगा, फायदा किसको रहेगा, एम्प्लॉयर को भी रहेगा और एम्प्लॉय को भी रहेगा, दोनों तरफ। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जब अपन बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की और कम्युनिकेशन की, तो वह एम्प्लॉयर हमेशा चाहेगा कि उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं अपना अपना व्यू शेयर करें। जब वो अपना अपना व्यू शेयर करेगा तो उसको भी खुशी होगी कि भैया ये सेटिस्फाइड है, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने आंसर दिया और उसके हिसाब से हमारी कंपनी चल रही है। इससे क्या होगा, वर्कर्स और ज्यादा जिज्ञासा से पार्टिसिपेट करेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी उनको, वो अपना फुल देंगे, फुल एनर्जी डालेंगे उसको किसकी तरफ, कंपनी की तरफ। और जैसे ही उसने फुल एनर्जी डाली अपनी कंपनी की तरफ तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा, isn't it? नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कुड बी प्रिवेंटेड। जैसे मैंने बताया फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक पर्टिकुलर मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स को, तो वो क्या करेगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन पूरा डालेगा, वो फोकस करेगा एक पर्टिकुलर ड्रग की तरफ। इससे क्या होगा, वो जो ड्रग प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होगा, अच्छा बेटर है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रग प्रोड्यूस करेगा और वो जब बाहर जाके एक्सपोर्ट होगा तो उससे जो आने वाला मनी है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी की तरफ भी और टुवर्ड्स दी कंट्री ऑल्सो। तो ये बेनिफिट्स रहे किसके,
इंपॉर्टेंस है किसके, एम्प्लॉयज की तरफ। ऑब्वियसली तो एम्प्लॉयज का तुम लोग को पता है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग अपन करते हैं तो एम्प्लॉयज का फायदा भी उतना ही है, इक्वल बेनिफिट है, बाय पार्टीड है, इक्वल बेनिफिट है। अगर एम्प्लॉयर को बेनिफिट हो रहा है तो एम्प्लॉय को भी हो रहा है। तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो रहा है, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, वेजेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या वेजेस में इक्विटी देखने को मिलेगी। इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होगा, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं रहेगी, है ना। तो वेजेस में बेनिफिट देखने को मिलेगा, अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे उसको, और एनवायरमेंटल कंडीशन जो उसको चाहिए, है ना, और जो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है उनके दायरे के अंदर अंदर बनी रहेगी, isn't it? तो ये सारे इंपॉर्टेंस हुए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक स्टैंडर्ड है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगोशिएशन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सेटलमेंट हुआ, वो ऐसा सेटलमेंट है जिसमें सामने वाले की रजामंदी है और हमारी रजामंदी है। तो ये क्या हुआ, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों के बीच में बनाए गए हैं वो एक स्टैंडर्ड है, उस एक फ्रेम है। जब अपन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, एक दायरा है, उस दायरे के इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, isn't it? आपको विद इन द दायरा रहना है। जैसे आपने उस दायरे को ब्रेक किया, कहीं ना कहीं आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, isn't it? तो दायरे के अंदर अगर बने रहोगे तो वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। और वो स्टैंडर्ड्स क्या कहेगा, विद इन द स्टैंडर्ड्स आप जब काम करोगे तो आप खुद भी सेटिस्फाइड रहोगे, है ना, सिक्योर्ड रहोगे। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप बॉन्डेड रहोगे तो उस बॉन्ड पीरियड के दौरान कोई आपको निकाल नहीं सकता। तो आप क्या हो, सिक्योर्ड हो, सेटिस्फाइड हो, isn't it? सैलरी आपको बराबर मिलती रहेगी, isn't it? नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली ये एडवांटेज भी रहेगा आपको, क्या कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, कंपनी की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हो। नेक्स्ट इज ऑल यूनियन मेंबर्स एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन दी एक्सपेक्टेशन, है ना, जितने भी मेंबर्स है, यूनियन मेंबर्स और मैनेजमेंट दोनों इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की तरफ, एक पर्टिकुलर कंपनी की तरफ, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग में। अनजस्टिस नहीं होगा किसी के साथ भी, जैसे मैंने उधर बताया वैसे यहाँ पे भी। डिसएडवांटेज क्या है, इंडिविजुअलिटी। कोई भी अकेले जाके बात नहीं कर सकता, अपने आप बात नहीं कर सकता कंपनी मैनेजर के साथ कि हमको इतनी सैलरी दे दो। उसको यूनियन बना के जानी पड़ेगी सामने वाले के पास, और यूनियन के अंतर्गत ही उसको काम करना भी पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या होगा, एनीवन कैन वोट आउट, क्या कहते हैं, बगावत हो सकती है। यूनियन बनते से ही कोई ऐसा इंसान होगा कि भैया ये यूनियन लीडर ही क्यों, हमारी क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, तो इस केस में कोई भी वोट आउट कर सकता है अपने आप को। नेक्स्ट इज कन्फाइंड टू एग्रीमेंट। आपको एग्रीमेंट के अंदर अंदर काम करना है। अगर आप एग्रीमेंट के तोड़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कंपनसेशन या फाइन पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप यूनियन बनाते हो तो वहां पे फाइन चार्ज होता है। ये जो फाइन है, ये फाइन आपको भले आपके पॉकेट में पैसा हो नहीं हो, आपको देना पड़ेगा। जैसे आप कहते हो ना कि सोसाइटी में, एक होटल में या फिर एक फ्लैट लेके आप रहते हो, तो आप क्या कहते हो कि सोसाइटी में अगर पेंटिंग होगी तो पूरे बिल्डिंग में पेंटिंग रहेगी, है ना, भले आपके पास उस टाइम पे पैसा हो या ना हो, तो आपको कन्फाइंड रहना पड़ेगा उनके फाइन के साथ, यूनियन के अंदर ही काम करना पड़ेगा।